अनुच्छेद 14 पर आ रहा है। अनुच्छेद 14 का कैसा आधारित है? नहीं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता अच्छा, ये है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था द्वारा व्यवस्था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था और ये बताया गया था। अभी हमने देखो अभी हमने इसको नहीं बताया संघीय में, बीच बीच में हमने इसकी चर्चा करी है संघात्मक व्यवस्था की। अभी इसको पूरा डिटेल में एक स्पेशल ये चैप्टर पढ़ाया नहीं हमने। उस पर क्या है था? अच्छा, भेजा था, भेजा था, क्या था पता नहीं, याद नहीं है, याद नहीं है। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, डीपीएसपी चल रहा था। डीपीएसपी की मूल बातें तो आप लोग जान गए थे। डीपीएसपी में हमने आर्टिकल कहां तक बताया था? अपने विचार में क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। क्या फिर से पढ़ो। भारतीय संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने विचार में क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। हाँ, तो ये बात समझ पाए? बिल्कुल बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? धर्मनिरपेक्षता भारतीय राजनीति की शक्ति है, ठीक है। जो भी अच्छी चीज होती है वो ताकत होती है। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो आपकी ताकत है। देखिए, वो देश, ऐसा देश जो बहुलवादी है, जो विविधतापूर्ण है, वहां पर यह बेहद जरूरी होता है कि हर बहुलवादी का अर्थ है वहां हर संस्कृति के, हर धर्म के लोग रह रहे हैं। विविधतापूर्ण है, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, हर संस्कृति, हर परंपरा के लोग रह रहे हैं। जरूरी है कि हमको उनकी परंपरा का सम्मान करना है। यही तो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो विविधता है, विविधता के बीच में हमको एकता स्थापित करनी है। विविधता के बीच में एकता ऐसे स्थापित होगी कि जो उनकी परंपराएं हैं हमें उनका सम्मान करना है, हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना है, मगर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होने देना है। अभी क्लियर होगा, अभी बताएंगे। अभी जब अभी इसमें भी चीजें आएंगी, अभी जो हम लोग डीपीएसपी पढ़ा रहे हैं, अब यहां पर चीजें मौका मिलेगा हमको फिर से एक बार धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोलने का। देखिए, अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अनुच्छेद 29 बताता है भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, भारत के नागरिकों के जो भी यहां वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भाषा है, परंपरा है, उन्हें उन्हें बनाए रखने का अधिकार है। माने हर समुदाय को आजादी दी गई है कि अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए रखे। ये क्या है? ये विविधता में एकता है। हम हर समुदाय का ख्याल रख रहे हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि हम हर समुदाय का सम्मान कर रहे हैं, हर समुदाय को हम महत्व दे रहे हैं कि आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को, अपनी भाषा को बना के रखो। ठीक। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30 कह रहा है वो लोग जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, जो धर्म के आधार पर सके, उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाओं को बनाए रखने का अधिकार है। ये क्या बता रहा है? ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दे रहा है। सार यह है कि भारत की संस्कृति जो विविधतापूर्ण है, जो बहुलवादी है, वह हर समुदाय को और हर धर्म के मानने वालों को अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार है। ये भारत की विविधता है, विविधता का सम्मान किया जा रहा है। विविधता का सम्मान करने के साथ साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना है कि ऐसे कोई आपकी परंपरा नहीं चलेगी जो है आपके बैकवर्ड की ओर जो आपको ले जा रही हूं। जो प्रगतिशील परंपरा है उनको जारी रखा जाएगा, और समाज सुधार के नाम पर वो चीजें, आपके धर्म की, आपके परंपराओं की वो चीजें जो आपको नीचे की ओर ले जा रही हैं, उनको जो है कंट्रोल किया जाएगा, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। पिछली क्लास में लोग कहां पर थे? 39 हो गया था।
सी तक हो गया था, 39C तक हो गया था ना। देखिए हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, यहां पर हमने आपको जो है आर्टिकल 38 के बारे में बता दिया था, जो बताता है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाना है, इस उद्देश्य को सूचित करता है आर्टिकल 38। जो आर्टिकल 39 है इसकी प्रकृति जो है समाजवादी है, ये समाजवादी प्रवृत्ति को सूचित करता है। यहां पर जो बातें बताई गई है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि हमको एक कैसा भारत बनाना है, हमें एक समाजवादी भारत बनाना है। समाजवादी भारत का अर्थ क्या हुआ, हर एक व्यक्ति को हम जीविका के आजीविका के अधिकार देंगे, साधन देंगे। 39A बताता है राइट टू लिवलीहुड, माने आजीविका का अधिकार देंगे। 39B बताता है कि जो भौतिक संसाधन है उनका न्यायोचित वितरण करेंगे। जैसे जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन है बाकी लोग भूमिहीन है, ये नहीं चलेगा, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेंगे। भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण तब नहीं होगा जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा भौतिक संसाधन हो जाएंगे। कुछ लोगों के पास फैक्ट्री है, कारखाने हैं, ना जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ लोग उससे वंचित हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो कलम जमींदार हैं, उस जमीन पे खेती जो काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो खेती कर रहे हैं वो भूमिहीन है। ये भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं है, हमें भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण करना है। भौतिक 39 का क्रॉस सी क्या था, ये था धन और उत्पादन के साधन, जैसे कारखाने वगैरह। जमीन क्या है, जमीन भी तो उत्पादन के साधन है। धन उत्पादन के साधन का जो है संकेंद्रण या केंद्रीकरण, क्या केंद्रीकरण का निषेध चंद हाथों में, चंद वर्गों के पास, समाज के कुछ वर्ग के पास समाज की या देश की बड़ी संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, उनका कंसंट्रेशन हो रहा है, संकेंद्रण हो रहा है, तो ये नहीं होने देंगे, ये बता रहा है। यहां तक हो गया था। देखिए आप देखिए हमारे देश में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले बैंक जो है निजी क्षेत्र में हुआ करते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब बैंक सरकार के पास आ गई तो अब क्या होगा, अब जो है बैंक का जो लाभ होगा वो जो है समाज के हर वर्ग को मिलेगा। जब बैंक निजी क्षेत्र में थे तो बैंक का लाभ जो है सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को मिल रहा था। एक गरीब किसान को, एक छोटे उद्यमी को जो अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है, बैंक के पास जा रहा है, लोन लेने जा रहा है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, ऋण नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा उद्योगपति अपना कोई जो है अपने कोई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा है, किसी यूनिट का विस्तार करने जा रहा है, एक्सपेंड करने जा रहा है, तुरंत उसको बैंक से ऋण मिल जाता था। ये क्या था, ये जो है एक तरीके का भेदभाव था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंकों को सरकारी बना दिया गया। अब वो बैंक जो है सरकार की नीतियों को पूरा करेंगे, सामाजिक नीतियों को अब पूरा करेंगे। अब किसान को भी ऋण देंगे, छोटे उद्यमी को भी ऋण देंगे, एक गरीब व्यक्ति को पढ़ने के लिए जो एजुकेशन लोन देंगे, सब कुछ करेंगे वो। इसी प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। एक सीलिंग तय की गई कि इससे अधिक जिसके पास भूमि होगी, जिस परिवार के पास या जिस व्यक्ति के पास एक निश्चित मात्रा से जो भूमि होगी, ज्यादा भूमि होगी, उस ज्यादा भूमि को उससे ले लिया जाएगा, उसके एवज में उसको कुछ पैसा दे दिया जाएगा और वो भूमि उससे लेकर जिसके पास भूमि नहीं उसको बांटा जाएगा। तो भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए, जमींदारियों का उन्मूलन किया गया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए और उनको लागू किया गया। ये क्या किया गया, ये कुल मिला के ये जो समाजवादी नीतियां हैं, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, इसी को लागू करने के लिए इतने सारे काम किए गए, जिस पर बाद में बहुत हल्ला भी मचा और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई केसेस आए, संविधान संशोधन किए गए। इन सारी बातों को पिछली क्लासेस में खूब चर्चा की जा चुकी है। ठीक, तो जो भूमि सुधार कार्यक्रम भारत में लागू किए गए थे, जो जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम लागू किए गए थे, जो
एससी एसटी या ओबीसी को आरक्षण देने के कार्यक्रम शुरू किए गए। वो सब क्या किया गया? एक्चुअली वो जो है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको लागू करने के लिए काम किया है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां तक हो चुका था ना, आगे लिख लीजिए, आगे कुछ चीजें लिख लीजिए, इसी को थोड़ा सा डिफाइन करना है। उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही, उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को, उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही, उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम कौमा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाए गए। बैंकों का, बैंकों का और निजी निजी उद्यमों का, निजी उद्यम माने जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स थे, बैंकों का और निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो किया गया, इसलिए किया गया ताकि भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो सके। देखिए टाटा के पास जो है एयरलाइंस थी, टाटा की एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसको सरकारी बना दिया गया। तमाम बैंक थे जो जिन पर निजी उद्योगपतियों का जो है अधिकार था, स्वामित्व था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी बना दिया गया। जमींदारियों का उन्मूलन कर दिया गया, भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए। कुल मिलाकर उद्देश्य यह था कि भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन उत्पादन के साधन कुछ हाथों सिमट के ना रह जाए। एक उद्योगपति के पास जब कारखाना होगा तो उसके पास जो कमाई होगी उसके अपने खजाने में जाएगी, उसका अपनी होगी। मगर उसका अगर आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया तो सरकारी हो गई। अब उसको जो लाभ हो रहा है वो सरकार का हो रहा है, और सरकार उस लाभ का जो है वितरण अपने सभी कर्मचारियों में, अपने सभी जनता में करेगा। ठीक, उद्योगपति जब लाभ कमाएगा तो वो अपने हित में प्रयोग करेगा, सरकार जब लाभ कमाएगी तो उससे वो राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लगाएगी, हर व्यक्ति को रोजगार देने की कोशिश करेगी। उद्योगपति क्या चाहेगा? उद्योगपति ये चाहेगा कि हम कम से कम व्यक्तियों से ज्यादा काम ले लें, वो कम से कम लोगों को भर्ती करना चाहेगा। और सरकार क्या चाहेगी? सरकार जो है बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएगी, इसलिए वो अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करेगी अपने उद्यम में। ठीक, ये कब हो पाएगा? जब उस निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और सरकार उसमें अपना स्वामित्व ले ले। तो जब सरकार के अंडर में कोई चीज आ जाती है तब जो है धन उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण को रोक दिया जाता है, क्योंकि सरकार का, सरकार माने समाज की चीज हो गई, आम जनता की चीज हो गई। कोई चीज एयरलाइंस कंपनी या शिप कॉर्पोरेशन कंपनी किसी निजी उद्योगपति की है, ये उसकी अपनी है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वो सरकार ने ले लिया। अब क्या होगा? अब वो आम जनता की तरीके से हो गई, अब सरकार की हो गई ना। सरकार उसका प्रयोग जो है आम जनता के हित में करेगी, लोक कल्याण में करेगी। लाभ का प्रयोग जो है गरीबों को सब्सिडी देने में करेगी, उस कंपनी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में करेगी, और जिनको रोजगार दिया जाएगा उनको रोजगार की जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, मनमाने तरीके से उनको वहां से निकाला नहीं जाएगा। कुल मिलाकर सरकार कोशिश ये करेगी कि धन का जो है केंद्रीकरण चंद हाथों ना होकर आम जनता के बीच में हो, आम जनता के बीच में धन का वितरण हो। तो भारत में जो कृषि सुधार कार्यक्रम लाए गए, भारत में जो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम लाए गए,
भारत में जो निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ज्यादा से ज्यादा सरकारी उद्यम स्थापित करके उनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन किया गया, वो सब क्या था? वो सब आर्टिकल 39 बी और सी को ही लागू करने का प्रयास था। क्या लिखा है वो पढ़िए। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में सरकारी उपक्रमों माने उद्यम, सरकारी उपक्रमों माने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, सरकारी उपक्रमों को प्राथमिकता दी गई। सरकारी उपक्रमों को प्राथमिकता दी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा काम जो है सरकारी कंपनियों के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा, सरकारी कारपोरेशन के द्वारा किया गया। निजी क्षेत्र को कम मौके दिए गए, निजी कंपनियों को, निजी कारपोरेशन को कम मौके दिए गए और ज्यादा से ज्यादा काम जो है सरकार के विभाग के द्वारा, सरकार की कंपनी के द्वारा, सरकार के निगम के द्वारा किए गए, ताकि धन का केंद्रीकरण चंद वर्ग के चंद हाथों में केंद्रित न हो पाए। यहां तक की बात क्लियर है जो हम कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं इसी का 39 का जो है अगला खंड है आर्टिकल 39 डी। आर्टिकल 39 डी। देखिए आप लोग क्या करिए कि जो है पिछले वर्षों के जो सॉल्व पेपर होते हैं, जितने जो है आईएएस में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको आप मार्केट से ले लीजिए और उनको जो है आप जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक, आराम से हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? आराम से हो जाएंगे। और जहां कोई दिक्कत होगी तो उसकी उसमें व्याख्या दी जाती है, आप अपने नोट्स का प्रयोग कर लीजिए, उसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और प्री तो यूं निकल जाएगा। ठीक है ना? पिछले वर्ष के जो सॉल्व पेपर हैं जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो मार्केट से आप ले लीजिए, लेने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है खत्म हो गया है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं आज इसके एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में, उनको आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कहीं कोई क्वेश्चन फंस रहा है, क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा तो कहां पर चूक हो रही है, उसको सॉल्व कीजिए, उसकी व्याख्या पढ़िए, अपने नोट्स का सहारा लीजिए। अगर आपने क्लास आराम से अटेंड किया है और सारी चीजों को समझा है तो शायद ही कोई प्रश्न होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, वरना सभी प्रश्न आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे। और जो ये वीडियो पड़े हुए हैं इनको आप बार बार जब देखेंगे, इनको देखने से कोई हर चीज जो क्लास में बोली जाती है लिखाई दी जा रही है। तो अगर उन वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो देखने से आपको जो है कुछ इस प्रकार की नॉलेज मिलेगी जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मदद करेगी। हालांकि मेंस के लिए कुछ चीजें अलग से स्पेशल आपको देनी पड़ेंगी, कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, कुछ अलग से कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपका बेसिक एकदम अच्छा तैयार कर रहा है। इसके साथ साथ अगर वो सारे जो लेक्चर जो हमने डिलीवर किए उनको आप बार बार सुनेंगे तो इससे आपकी मेंस की समझ भी जो है अच्छी बेहतर बनेगी। बाद में उसमें कुछ चीजें और जोड़कर मेंस को भी कंप्लीट किया जा सकता है। देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो उसके बाद मेंस की तैयारी फिर बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है। चीजें हमको बेसिक एकदम क्लियर हो चुका है, उसके बाद अगर मेंस की आप तैयारी करेंगे तो फिर वो मेंस में कुछ हर बात समझ में आ जाती है। उसके बाद 39D ये बताता है कि स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39D ये कहता है। तो देखिए होता ये है कि अक्सर जो है ये माना जाता है कि जो एक सोच है कि पुरुष जितना बेहतर उसकी सर्टनली काम कर लेगा, स्त्री उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगी। तो स्त्री को लोग काम देने से तो बचते हैं, और अगर काम देते भी हैं तो उसको पुरुष के मुकाबले कम वेतन देते हैं। मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है, अपार्टमेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं,
तो वहां पर जो महिला मजदूर होगी उसको कम वेतन दिया जाएगा, उसको कम दिहाड़ी दी जाएगी, और पुरुष लेबर को जो है ज्यादा दिहाड़ी दी जाएगी। तो ये 39D ये कहता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब काम एक जैसा कर रहे हैं तो उनका वेतन भी एक जैसा ही होना चाहिए। हाँ, जब काम में भिन्नता होगी तो वेतन भिन्नता होगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। दो पुरुष हैं, भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं तो उनके वेतन भिन्न भिन्न होंगे। मगर दो पुरुष है एक जैसा काम करे तो उनका वेतन एक जैसा है, तो एक पुरुष एक स्त्री जिनके काम एक जैसे हैं उनके वेतन में अंतर क्यों? अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जाते, सरकार के ऊपर है, सरकार के ऊपर ऐच्छिक है। सरकार अगर कानून बनाकर आपको ये दे देती है तो आपको मिल जाएगा, सरकार कानून बनाकर ये अधिकार आपको नहीं देती है, सरकार अधिकारों को लागू नहीं करती है तो आपको नहीं मिलेगा। आप न्यायालय जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद इसमें यह कहा गया है हमको दिया जाए, सरकार नहीं दे रही है, उसके अनुच्छेद इसमें यह कहा गया है सरकार नहीं दे रही इसको किया जाए। आप न्यायालय जाकर उसको लागू नहीं करा सकते, मूल अधिकार में कर सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तनीय बनाया गया है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, इनको सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि अपने संसाधन को, अपनी क्षमताओं को, अपने विकास को, अपनी आर्थिक सीमाओं को देखकर आप इनको क्रमशः धीरे धीरे लागू करें। लेकिन कोई जनता जाकर, न्यायालय जाकर सरकार पर दबाव नहीं बना सकती ये चीज हमें दिया जाए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है समझिए, ये क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आपसे ज्ञान प्रश्न पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, वहां पर कई विकल्प हैं, उसमें पूछा जाएगा, उसमें कई मूल अधिकार दिए होंगे, उसके बीच में दिया जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है? आप बताओगे कि ये जो है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक अंग है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना का सहारा लिया, आर्टिकल 14 का सहारा लिया, आर्टिकल 16 का सहारा लिया। प्रस्तावना कहता है कि जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किया जाएगा। प्रस्तावना कहता है समाजवादी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम कैसा भारत बनाने जा रहे हैं? प्रस्तावना कहता है हम समाजवादी भारत बनाने जा रहे हैं। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के आगे हर कोई समान, हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार है इसलिए न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा वाद योग्य है, न्यायालय के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है अगर इसका उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को जो है उनके लिंग या जाति, धर्म कुछ भी हो, हर व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी सरकारी नियोजन में। यहां तक बात पता है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से समाजवादी शब्द को लिया और इसके साथ जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 को जोड़कर पढ़ा और कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये एक मूल अधिकार है, अर्थात न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस रूप में परिभाषित किया गया है, आप कहोगे नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। लेकिन अगर यह कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार के रूप में किस प्रकार परिभाषित किया, तो आप कहोगे समाजवादी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 इनको मिलाकर पढ़कर उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की है कि यह हमारा मूल अधिकार है। ठीक, यूं पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को लेकर
अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 को मिलाकर किसको किसको मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया है? आप कहोगे समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। फिर सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है मूल अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया। तो इसलिए कहा गया ये जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, क्योंकि मूल अधिकार तो प्रवर्तनीय बनाए गए हैं। ये कंसेप्ट समझ आगे जो हम कहना चाह रहे हैं, तो लिख लीजिए। कुछ लिखा है इसके बारे में? ये लिखा है। अच्छा, नीति लिखिए समान कार्य के लिए समान वेतन। नीति पैरा चेंज करके लिखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है, अतः स्वाभाविक है अतः स्वाभाविक है अतः स्वाभाविक है कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय के ब्रैकेट में लिखिएगा एनफोर्सेबल। अंग्रेजी में शब्द होता है एनफोर्सेबल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनफोर्सेबल, अर्थात न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय को अंग्रेजी में कहते हैं एनफोर्सेबल। इस शब्द से परिचित रहिए। अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, फिर से पहला चेंज कीजिए और लिखिए परंतु सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह वाद 1982 1982 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह वाद 92 रणधीर सिंह वाद में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी संकल्पना की रोशनी में अनुच्छेद 14 ब्रैकेट लिखिए कानून के आगे समानता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के आगे समानता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में लिखिए लोक नियोजन में अवसर की समता का मूल अधिकार। लोक नियोजन में अवसर की समता का मूल अधिकार, ब्रैकेट बंद। तो हम ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी रोशनी में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद की रोशनी में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ा
मिलाकर पढ़ा, मिलाकर पढ़ा और समान कार्य के लिए समान वेतन को, समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया, मूल अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया। और इस प्रकार इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माना, और इस प्रकार इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माना, और इस प्रकार इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माना। ठीक, सार इतना है, मैंने आपको यह बताया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक भाग है, इस रूप में न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान ने जो प्रवर्तनीय नहीं बनाया, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर आप उचित समझें तो इसको आप लागू करें, आपके पास क्षमता नहीं है, संसाधन नहीं है तो आप लागू मत करें। कोई नागरिक कोर्ट जाकर आप पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। जबकि फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय बनाए गए हैं, सरकार को देने होंगे और सरकार नहीं देती है या सरकार उसका उल्लंघन करती है, आदमी सीधे जज सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां जाकर उसको लागू करवा दे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ ऐसा नहीं रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसको अगर अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर आप पढ़ते हो तो अपने आप समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार के रूप में उभर के सामने आता है। जब समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है तब तो ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर कहीं ये नहीं हो रहा है, इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप सीधे जो है कोर्ट में आइए और हम इसको लागू करवाएंगे। ये डिफरेंस समझ में जब कहना चाह रहे थे। उसके बाद आप देखिए 1976 में सरकार ने जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट पास किया। देखिए कोई भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर सरकार कानून बना देती है और बनाकर जनता को दे देती है तो फिर जनता का अधिकार हो जाता है, फिर तब वो प्रवर्तनीय हो जाएगा। लेकिन सरकार आपको कानून बना के दे ही नहीं रही है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपका अधिकार नहीं होता, आप अपनी तरफ से न्यायालय नहीं जा सकते। तो बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको सरकार ने कानून बना के हमें दिया है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं था संवैधानिक या लीगल, कोई इसके ऊपर कंपल्सन नहीं था कि वो देगी आपको, क्योंकि संविधान ने सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर ऐच्छिक रखा है। ये उसके लिए ऑप्शनल है, ये उसकी इच्छा पर है कि वो दे कि ना दे। अपने संसाधन देखेगी सरकार, क्षमता होगी आपको दिया जाएगा, क्षमता नहीं होगी नहीं दिया जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है जो मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में है। तो इसके लिए जो है 1976 में संसद ने जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। जब संसद ने अधिनियम बना दिया समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो उसके बाद से समान कार्य के लिए समान वेतन जो है लागू कर दिया गया, और उसके उल्लंघन पर, उस कानून का उल्लंघन होगा उस पर जो है कोर्ट कार्रवाई करेगा। ठीक, बड़ा चेंज करके आगे लिखिए। संसद ने 1976 में, संसद ने 1976 में समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, या यूं कहिए कानून का नाम है समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। संसद ने 1976 में समान
पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। आपसे जो है टीसीएस की परीक्षा में कई बार इधर अधिनियम दे दिए जाते हैं, इधर उनकी डेट दी जाती है, सिर्फ समान पारिश्रमिक अधिनियम इधर 1976 मैच कीजिए, ठीक है, वहां पूछे जाते हैं इस प्रकार के एग्जाम। बाकी ये चीजें आपको उसमें भी जब आपको पता होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है और ये सारी बातें पता होंगी तो आपको ये मेंस में भी जो है हेल्प करेंगे। 39D हो गया, इसके बाद क्या है 39E। इसमें ये कहा गया है कि देखिए जो श्रमिक होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कई बार मजबूरी बस वो इस प्रकार के काम करते हैं जो उनकी क्षमता के, उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है, लेकिन करना है क्योंकि उनकी मजबूरी है। बच्चे ऐसे काम करते हैं जो उनकी उम्र के देखते हुए प्रतिकूल है, इतना वजन उठा रहे हैं जो उनकी उम्र के अनुसार उनको नहीं उठाना चाहिए। तो 39E यही कहता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष कामगार हो चाहे स्त्री कामगार हो या कोई बच्चा हो, मजबूरी में अपने स्वास्थ्य, अपनी शक्ति या अपनी उम्र के प्रतिकूल काम में ना जा पाए। मजबूरी में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देता, अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल काम करने लगता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लगता है, मजबूरी है उसकी, अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा कठिन काम करता है बच्चा, मजबूरी उसकी। तो यहां कहा गया है कि स्त्री और पुरुष श्रमिक या बच्चों को अपनी शक्ति, अपने स्वास्थ्य और आयु के प्रतिकूल काम में जाने से बचाना ये सरकार का कर्तव्य है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये सरकार के ऊपर संविधान द्वारा नैतिक निर्देश दिए गए हैं। नैतिक देखिए दो प्रकार की होती है, होता है नैतिक और एक होता है कानूनी। जो चीज नैतिक होती है वो आपके पास बाध्यकारी नहीं होती है, जो कानूनी होती है वो आप पर बाध्यकारी होती है, आपको करना ही पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इनमें जो है लीगल फोर्स है, इनमें कानूनी बाध्यता है, सरकार को उन अधिकारों का पालन करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स की दी गई बातों को सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें हैं उनमें लीगल फोर्स नहीं है, उनमें मॉरल फोर्स है, वो नैतिक है, सरकार को मानना चाहिए। सरकार का क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कानूनी बाध्यता नहीं है। मैं किसी भूखे व्यक्ति को देखूं तो मैं उसको भोजन कराऊं, ये एक नैतिकता है, हमें करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मैं खुद ही भूखा हूं, मैंने क्षमता नहीं उसको भोजन कराने की, मैं उसको भोजन नहीं कराता, तो मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी। तो एक चीज होती है जिसमें कानूनी बाध्यता होती है कि आपको करना ही है, नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको बाध्य किया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा करने के लिए। एक चीजें नैतिक होती हैं, नैतिक चीजें वो होती हैं जो आपको करना चाहिए क्योंकि मॉरल है। आप नहीं करते हो तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। भूखे को हम रोटी नहीं देते हैं, मेरे पास कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हमें भूखे को रोटी देना चाहिए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनका जो नेचर है ये इनका नेचर मॉरल है कि सरकार को ये सारी अच्छी अच्छी बातें अपने नागरिकों को देनी चाहिए, अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो उसमें न्यायालय का डंडा सरकार के ऊपर नहीं चलेगा। जबकि मूल अधिकार की बातों को सरकार अगर नहीं मानती है तो सरकार के ऊपर न्यायालय का डंडा चलेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो जो है अनुच्छेद 39E में ये अच्छी बात कही गई है, लिख लीजिए। स्त्री और पुरुष कामगारों कामगार माने वर्कर, स्त्री और पुरुष कामगारों को अपने स्वास्थ्य और क्षमता
को अपने स्वास्थ्य और क्षमता साथ ही बच्चों को बच्चों को अपनी आयु साथ ही बच्चों को अपनी आयु के प्रतिकूल काम से बचाना, प्रतिकूल काम से बचाना। अच्छा, हमने आपको ये लिखाया था जब हमने आपको 38 का जो है क्लॉज 2 बताया था, जहां हमने आपको ये बताया था कि जो है आय, सुविधा, प्रतिष्ठा और अवसर की जो विषमताएं हैं उनको न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा, ये बताया था ना। तो इस 39(8) की क्लास 2 को जो है 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये लिखा है आपको, ठीक है। क्योंकि कई बार परीक्षा आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है, यह 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार से ज्ञान प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में ऐड किए गए हैं। तो एग्जाम पूछा जाता है, सीधे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, या कौन सा मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, या निम्नलिखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन सा बाद में ऐड किया गया है, यूं पूछते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ये 44वें से जोड़ा गया है, ये 42वें से जोड़ा गया है, ये 97 से जोड़ा गया है, तो आप तुरंत प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ, 39F, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना और उन्हें शोषण से बचाना। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था। ब्रैकेट में लिखिए 42वां। ये जो 39F है, जिसको हिंदी में कहते हैं 39 चा, याद रखिए ये सब जो है 39 के खंड हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा गया है और स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ठीक। ये सब अनुच्छेद 39 के खंड हैं, ये कोई अलग अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद एक ही है, अनुच्छेद है 39। 39 में कई खंड हैं, ABCDEF। अनुच्छेद 39 में 6 खंड हैं, ABCDEF। ये कोई पृथक अनुच्छेद नहीं है, इसको हमने जोड़ा है 42वें संशोधन के द्वारा। इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 39 खत्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी नीतियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 है। कौन सा अनुच्छेद जो है लोक कल्याण से संबंधित है, अनुच्छेद 38 है। पूछा जाए भारतीय संविधान में लोक कल्याण का आदर्श कहां पाया जाता है, तो भारतीय संविधान में लोक कल्याण का आदर्श संविधान के भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में
लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है। जब कहते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये क्या है? ये कल्याणकारी राज्य का आदर्श है। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श दो जगह पाया जाता है। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4, दो जगह पाया जाता है। अब प्रश्न में दोनों विकल्प दिए गए हैं, प्रस्तावना भी और नीति निर्देशक सिद्धांत भी। वो आपको सिर्फ एक ही को चुनना है, तो आपका आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। लेकिन अगर आंसर कूट में देना है और कूट में कहा गया है कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों, तो अब आपका आंसर ये दोनों हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है जो हम कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपका अनुच्छेद 38 खत्म हो गया, अनुच्छेद 39 खत्म हो गया। अब जो अगला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह अगला अनुच्छेद है 39A। ध्यान दीजिए, 39 के 6 खंड थे, A, B, C, D, E, F। दोनों में अंतर है। 39A अलग है। 39 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में लिखा A, ये एक अलग चीज है। और 39A ये अलग है। 39 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में A लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 39 का ही एक खंड है। ये अनुच्छेद 39 का दूसरा खंड B है, अनुच्छेद 39 का तीसरा खंड C है। इस प्रकार से D, E, F अनुच्छेद 39 में 6 खंड हैं। और 39A ये एक पृथक अनुच्छेद है जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया है। और एग्जाम पूछा जाता है कि अनुच्छेद 39A में क्या है। एग्जाम पूछा जाता है कि अनुच्छेद 39A को किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। ठीक, अनुच्छेद 39A ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध, नहीं सॉरी, 39A में ये कहा गया है जो गरीब लोग हैं उनको जो है समान न्याय दिया जाएगा और उनको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाएगी, कानूनी सलाह दी जाएगी। जो गरीब हैं, गरीब कैसे लोग हैं? देखिए, मान लीजिए जो है यहाँ पर बाढ़ आ गई, लोग घर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए। इस प्रकार के जो मारे और आपदा पीड़ित लोग हैं, उनको अगर कानूनी सहायता चाहिए तो उनको कानूनी सहायता जो है फ्री में दी जाएगी। कोई व्यक्ति है धन से अभाव, उसके साल भर की कमाई जो है, उसके सालाना जो इनकम है 1 लाख के अंदर है, 1 लाख से ऊपर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अगर कानून कोई लड़ाई लड़नी है, उसको कानूनी सहायता चाहिए, उसको फ्री में जो है सहायता दी जाएगी। ठीक, और आप देखिए अनुच्छेद 21 में, देखिए अनुच्छेद 21 में जो है फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो है अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका एक पार्ट है। याद आ रहा आपको? फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मूल अधिकार का एक पार्ट है। लेकिन 39A क्या है? 39A जहां मुफ्त कानूनी सहायता की बात की जाती है, वो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये अलग बात है। तमाम नीति निर्देशक सिद्धांत आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने निर्णय के द्वारा मूल अधिकार बना दिए हैं, अथवा सरकार ने कानून बना के हमें वो दे दिया है। अनुच्छेद 39A में कहा गया है देखिए, समान न्याय के अवसर गरीबों को, ये लिखिए, गरीब करते हैं कमजोरों को। ठीक है, गरीबों को और कमजोर वर्ग को, गरीबों को और कमजोर वर्ग को
समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराना, गरीब और कमजोर वर्ग को समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराना, और मुफ्त और निःशुल्क और निःशुल्क और निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करना, और निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करना। ब्रैकेट में लिखिए 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन। ठीक, पहला चेंज करके लिखिए, यह जानना रुचिकर है, यह जानना रुचिकर है कि आज आज कई नीति निदेशक, आज कई नीति निदेशकों को, आज कई नीति निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा अथवा अथवा संवैधानिक संशोधनों द्वारा, अथवा संवैधानिक संशोधनों द्वारा, अथवा संवैधानिक संशोधनों द्वारा मूल अधिकार में शामिल करके, मूल अधिकार में शामिल करके प्रवर्तनीय बना दिया गया है। मूल अधिकारों में शामिल करके प्रवर्तनीय बना दिया गया है। वस्तुतः वस्तुतः नीति निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकार, और मूल अधिकार एक ही शरीर के दो अंग, एक ही शरीर के दो अंग हैं, एक ही शरीर के दो अंग हैं। ठीक, इसको समझा दे हमने क्या आपको बताया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब सिर्फ बेस में ये पूछा जा सकता है कि नीति निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकार एक ही शरीर के दो अंग हैं, डिफाइन कीजिए। तो जिससे आप मेच्योरिटी आपके अंदर आती जाएगी तो आप इस बात को बेहतर समझ पाओगे। अभी तो यहां पर एक हल्की हमने आपको एक आइडिया दिया है बीज के रूप में। ये बीज धीरे धीरे आपके अंदर अंकुरित होगा, और ये जब अंकुरित होगा तो आप इसको बेहतर समझने लगोगे और एग्जाम में इसको लिख पाओगे। देखिए, अभी हमने आपको बताया समान कार्य के लिए समान वेतन,
ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और आज भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अनुच्छेद 39 क्रॉस डी के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में इसको क्या कहा? इस डीपीएसपी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये क्या है? मूल अधिकार है, और इसमें प्रवर्तनीय है। कहा ना, समान निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, ये क्या है? ये था आर्टिकल 39D, निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या है? आर्टिकल 39A। ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आज भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो है आर्टिकल 21 में निहित माना। हमने आपको अनुच्छेद 21 बताया था, तो बता दो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या जो है व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर आप देखिए तो एक समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 45 में यह व्यवस्था थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा नीति सिद्धांत हुआ करता था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इस नीति निषेध सिद्धांत को यहां से उठाकर हमने मूल अधिकार के आर्टिकल 21A में डाल दिया। 86वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद और संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में आज 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई, इनका मूल अधिकार बना दिया गया। जबकि एक समय ये मूल अधिकार नहीं था, एक समय ये सिर्फ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था अंडर आर्टिकल 45। लेकिन संविधान संशोधन करके आज इसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उठाकर मूल अधिकार बना दिया। फिर देखिए आवास का अधिकार। अभी आप आगे पढ़ोगे स्वास्थ्य का अधिकार, अभी आप निधि सिद्धांतों में आगे पढ़ोगे। आवास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, आजीविका का अधिकार, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने व्याख्याओं में अनुच्छेद 21 में इन सबको निहित माना। जब अनुच्छेद 21 कहता है कि हमको जीवन का अधिकार है, और जीने का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, गर्मापूर्ण जीवन होता है। और गर्मापूर्ण जीवन हमको तब मिलेगा जब हमको शिक्षा मिलेगी, गर्मापूर्ण जीवन हमको तब मिलेगा जब हमको स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, गर्मापूर्ण जीवन हमको तब मिलेगा जब हमको आवास मिलेगा, गर्मापूर्ण जीवन हमको तब मिलेगा जब हमको जो है स्वास्थ्य का अधिकार होगा, गर्मापूर्ण जीवन हमको कब होगा जब हमको कानूनी सहायता का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए तमाम नीति सिद्धांतों को उसमें निहित माना। अभी आपको नीति सिद्धांत सब आगे हम पढ़ाएंगे। इस प्रकार देखिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भले संविधान ने उसको जो है प्रवर्तनीय नहीं बनाया, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत तमाम नीति सिद्धांतों को निहित माना है। और जरूरत पड़ने पर स्वयं सरकार ने संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार के चैप्टर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को शामिल कर लिया है। ठीक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन ये मूल अधिकार के पूरक हैं। मूल अधिकार जहां व्यक्ति विशेष को अधिकार देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पूरे समाज को अधिकार देता है। ठीक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मूल अधिकार ये एक ही रथ के दो पहिए हैं, और रथ किसी एक पहिए से नहीं चलाया जा सकता। रथ में दोनों पहियों का समान महत्व होता है, वन नो लेस देन अदर, कोई किसी से कम नहीं। हालांकि एक का चरित्र नैतिक है, एक का चरित्र कानूनी बाध्यता वाला है। एक पूरे समाज के हित की बात करता है
एक जो है सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित की बात करता है। ये सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र आर्थिक न्याय सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, ये राजनीतिक न्याय की बात करता है मूल अधिकार। तो दोनों जो है एक ही शरीर के दो अंग हैं। क्या लिखा है दिखाओ। पहला चीज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सृजनात्मक निर्वचन में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सृजनात्मक, देखिए सृजनात्मक क्या होता है, सृजनात्मक सृजनात्मक निर्वचन, निर्वचन माने होता है व्याख्या। ये अपने जो कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेनेशन किया, अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन किया जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का, ठीक है, वह बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सृजनात्मक निर्वचन में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत तमाम मूल अधिकार, तमाम नीति सिद्धांतों को, कई नीति निर्देशकों को, कई नीति निर्देशकों को निहित माना, कई नीति निर्देशकों को निहित माना, जैसे जैसे निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जैसे निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जैसे निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। यह आपका डायरेक्ट प्रश्न अभी आगे आएगा, देखिएगा आप लोग। नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार आदि, स्वास्थ्य का अधिकार आदि। इसकी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगला जो डायरेक्ट प्रश्न है वो है आर्टिकल 40। ठीक, इसको सिर्फ समझ लीजिए पहले आप लोग, लिखेंगे बाद में। मूल भाव इसका यह है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। पहले समझिए इसको लिखाएंगे बाद में। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और इसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगी ताकि ये स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करें। निचले स्तर पर स्वशासन किया जाएगा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। हमने आपको बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एग्जाम पूछा गया है।
कि भारत के डायरेक्टिव प्रश्नों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, उनको सब नाम पूछे गए हैं। तो डायरेक्टिव प्रश्नों के 3 कैटेगरी हैं। संविधान में कहा गया 3 कैटेगरी हैं, लेकिन आप जब डायरेक्टिव प्रश्नों को आप पढ़ोगे वहां पर डायरेक्टिव प्रश्नों की 3 कैटेगरी पाओगे, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। ठीक। अब परीक्षा में केवल ये प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने 3-4 डायरेक्टिव प्रश्न दे दिए और कहा गया ये बताइए इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रश्न गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो जो ग्राम पंचायत गठन है ये जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, हमारा नीति निर्धारक सिद्धांत। तो लिख लीजिए आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों को पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन करना और इन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देना, और इन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देना, और इन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देना ताकि ये स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। ठीक। पैरा चेंज करके लिखिए, यह नीति निर्देशक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह नीति निर्देशक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सरकार के ऊपर छोड़े गए हैं। सरकार अगर इसको लागू करेगी, कानून बनाएगी, हमें मिल जाएगा। सरकार अगर इसको हमें नहीं देती है, हम कोर्ट जाकर सरकार से इसको लागू नहीं करा सकते। सरकार ने उसको लागू किया। सरकार ने जो है 73वां संशोधन किया 1992। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके द्वारा संविधान संशोधन करके संविधान के भाग 11 में इसको ग्राम पंचायतों का गठन को शामिल कर लिया गया है। और आज ग्राम पंचायतें को संवैधानिक दर्जा मिल गया है और ये अब बाध्यकारी है सरकारों के लिए। सरकारों को हर 5 साल में ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना पड़ता है और ग्राम पंचायतों का गठन करना पड़ता है। ठीक। लिख लीजिए पैरा चेंज करके, 73वें संशोधन के द्वारा 73वें संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 का है। 73वां संविधान संशोधन कॉमन 1992, 73वां संविधान संशोधन कॉमन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है।
खूब पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक। बाद में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो एक नया भाग 11 जोड़ा गया, उसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं इन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41। 41 में यह कहा गया है, पहले इसको समझ लीजिए, कि जैसे गरीब हैं, बेरोजगार हैं, बीमार हैं, वृद्धावस्था है, शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सरकार से सहायता का अधिकार है। ऐसे व्यक्तियों को, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार पाने का अधिकार है। बीमार को स्वास्थ्य का अधिकार है। जो बेरोजगार उनको काम का अधिकार है। बीमारों को स्वास्थ्य सहायता का अधिकार है। इस प्रकार से कुछ दशाओं में, माने बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता की दशा में सरकार से काम का, स्वास्थ्य का और लोक सहायता पाने का अधिकार है जनता को। और इसको ध्यान रखें, सरकार ने कई सारी जो है सामाजिक योजनाएं चालू की हैं, जैसे कि जो है मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है, उस परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी पर। उससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। ठीक। कम से कम एक सदस्य को दिया जाएगा अगर वो चाहता है। तो जो मनरेगा चलाई जा रही है, इसी अनुच्छेद 41 के तहत चलाई जा रही है। ठीक। जब बहुत से सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार की हमेशा एक मंत्र याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, अगर कोई जो है सरकार की सामाजिक सहायता कार्यक्रम की स्कीम है, चाहे मनरेगा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, सरकार की कोई जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो, सरकार की कोई भी जो है लोक कल्याणकारी स्कीम है, पूछा जाए ये जो है किसके अंतर्गत चलाई जा रही है, तो आप आंख बंद करके कहोगे ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत चलाई जा रही है। जितने सरकार की जो है लोक सहायता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सब्सिडी के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, मिड डे मील कार्यक्रम दिया जा रहा है, सरकार के सारे कार्यक्रम जितने लोक कल्याण के हैं, या प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, इस प्रकार से तमाम योजना चल रही है। तो जितने सरकार की ये जो आम जनता के हित में, लोक कल्याण के हित में जो योजनाएं चलाई जाती हैं, परीक्षा पूछी जाती है किसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं, सारी योजनाएं जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए चलाई जा रही हैं। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, मगर सरकार पर एक दबाव का काम करती है। क्योंकि सरकार को हर 5 साल में जो है जनता के सामने आना पड़ता है। जब सरकार जनता के सामने आती है तो सरकार को बताना पड़ता है कि सरकार ने जनता के लिए क्या काम किए। और सरकार ने जनता के लिए जो काम किए होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार के ऊपर बाध्यकारी तो नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मगर सरकार पर जनता का दबाव है, सरकार पर राजनीतिक दबाव है कि उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चीजों को माननी पड़ती हैं और अपने नागरिकों को देनी पड़ती हैं। जहां मूल अधिकार पर जो है कानूनी दबाव है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सरकार पर नैतिक दबाव है। और नैतिक दबाव बाध्यकारी नहीं होता, मगर नैतिक दबाव के साथ साथ इसमें पॉलिटिकल फोर्स है। फंडामेंटल राइट्स में लीगल फोर्स है, सरकार मानने के लिए बाध्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे राजनीतिक फोर्स है। सरकार अगर इनको अपनी जनता को नहीं देगी, इनको रोजगार नहीं देगी, इनको आवास नहीं देगी, उनको सस्ता स्वास्थ्य नहीं देगी, उनको सच्ची शिक्षा नहीं देंगी, उसको उज्ज्वला योजना का रसोई गैस सिलेंडर नहीं बांटेगी, उसको जो है मनरेगा का कार्यक्रम नहीं चलाएगी, तो सरकार 5 साल के बाद जनता के सामने किस मुंह से आएगी कि हमको वोट दो। तो भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे लीगल फोर्स नहीं है, मगर इसके पीछे जो फोर्स है वो कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है पॉलिटिकल फोर्स। राजनीतिक दबाव सरकार पर होता है। सरकार एक लोकतंत्र में कोई सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो लिख लीजिए, कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में कुछ दशाओं के बाद एक बड़ा सा डैश कीजिए, एक बड़ा डैश। वो दशाएं क्या है लिखिए। बेकारी, बेकारी माने होता है बेरोजगारी, बेकारी, कौमा वृद्धावस्था, कौमा वृद्धावस्था, कौमा बीमारी, बीमारी, और दुर्बलता, और दुर्बलता। आदि में काम पाने, काम पाने, कौमा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, और लोक सहायता, स्वास्थ्य और लोक सहायता पाने का, लोक सहायता पाने का अधिकार। ये डायरेक्टरी प्रश्न ये कह रहा है कि जनता को इस प्रकार के अधिकार जो है सरकार को देने चाहिए। अब सरकार अगर नहीं देगी तो जनता न्यायालय नहीं जा सकती, क्योंकि डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अवाद योग्य है, अप्रवर्तनीय है। ठीक, अब आगे लिखिए। इसी अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए, इसी अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए इसी अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा, मनरेगा योजना लागू की गई है। अब अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करता है, तो आर्टिकल 41। हाँ हाँ, क्योंकि बेरोजगारी में बुढ़ापे में सहायता पाने का देखा ना, जो पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना जो चल रही है, या जो है जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार के चलते हैं, एक्चुअली वो किसी ना किसी डायरेक्टरी प्रिंसिपल को ही अप्लाई करने के लिए चलाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मनरेगा कार्यक्रम किसके अंतर्गत चला जा रहा है? मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल कर्तव्य के अंतर्गत, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के, ये नहीं लिखिए, ग्रामीण परिवार के, ग्रामीण पात्र, ग्रामीण पात्र परिवार के, पात्र माने एलिजिबल, माने किसको जो हिंदी में कहते हैं अर्हता, सुना अर्हता, तो ग्रामीण अहर परिवार माने वो परिवार जो उसके पात्रता के अंतर्गत आ रहा है। ग्रामीण, ग्रामीण अहर परिवार, उसी को पात्र कहते हैं। ग्रामीण अहर परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को, परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में, वर्ष में, वर्ष में 100 दिन का, वर्ष में 100 दिन का अकुशल काम, अकुशल काम न्यूनतम मजदूरी पर, न्यूनतम
न्यूनतम मजदूरी पर उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम मजदूरी पर उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, जो वित्त की भाषा में एक वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो काम उपलब्ध कराया जाएगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कम से कम न्यूनतम जो है आपको 100 दिन का काम दिया जाएगा। न्यूनतम 100 दिन का काम दिया जाएगा। अब जहां पूरे भारत में स्कीम चल रही है तो हर राज्य में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय होती है। ये काम दिया जाएगा, न्यूनतम कम से कम न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, न्यूनतम मजदूरी पर, माने न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दी जाएगी। अब उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी मान लीजिए 500 रुपए है तो 500 दी जाएगी। उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी मान लीजिए 300 रुपए है तो 300 रुपए दी जाएगी। उससे कम पे नहीं दी जाएगी। उससे ज्यादा पे तो आपको काम दिया जा सकता है। मान लीजिए योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे ज्यादा दर पे मनरेगा को काम दे दे, मनरेगा के कर्मचारियों को, मजदूरों को, ठीक। और काम कैसा होता है? अकुशल। यहां किसी कौशल स्किल की जरूरत नहीं होती है। गड्ढा खोदना है, खड़ंजा बिछाना है, ठीक। इस प्रकार के अकुशल काम किए जाते हैं जिसको कोई भी कर सकता है, कोई मजदूर कर सकता है। अकुशल काम हर मजदूर कर सकता है। अकुशल काम दिया जाएगा। वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का समय ये वर्ष होता है। उसके बाद अगले 1 अप्रैल से 31 मार्च का, फिर उसके बाद अगले अप्रैल से 31 मार्च तक। इस प्रकार से एक वर्ष में, एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का काम और न्यूनतम मजदूरी दर पर दिया जाएगा। इससे कम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक। ये कार्यक्रम 2005 या 2006 से लागू किया गया, ठीक है। यह योजना वर्ष 2006 से लागू है। यह योजना वर्ष 2006 से लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। यह योजना वर्ष 2006 से संपूर्ण भारत में लागू है। देखिए, ये क्या है? ये काम का अधिकार है। कानून बनाया गया है मनरेगा। मनरेगा क्या है? एक एक्ट है। कानून बनाकर जो है ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को काम का अधिकार दे दिया गया है। अगर वो मांगता है उसको काम दिया जाएगा। तो ये सरकार के पास क्षमता थी, सरकार ने दिया। अगर सरकार न देती इस प्रकार का कानून बना के अधिकार, तो अनुच्छेद 41 में लिखा होने के बावजूद कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर सरकार पर दबाव नहीं बना सकता था कि मुझे काम का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। क्योंकि न्यायालय कहेगा अनुच्छेद 41 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है और संविधान ने नीति निर्देशक सिद्धांत को राज्य पर बाध्यकारी नहीं बनाया। अनुच्छेद 37 कहता है, आर्टिकल 37 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक क्या है? हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो उसका अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है? मूल अधिकार हैं, ठीक। मूल अधिकार का आर्टिकल 32 कहता है मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं बात समझ में आ रही कि हम कहना चाह रहे हैं आपसे। इसी प्रकार से जो है 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया और सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू करके इसी अनुच्छेद 21 का क्रियान्वयन किया गया है। उसमें यह सारी सहायता, लोक सहायता, स्वास्थ्य का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार सब दिए जाते हैं, ठीक। आगे लिख लीजिए, पैरा चेंज करके।
अनुच्छेद 41 को क्रियान्वयन करने के लिए ही, अनुच्छेद 41 को क्रियान्वयन करने के लिए ही आर्टिकल 41 को, आर्टिकल 41 को क्रियान्वयन करने के लिए ही भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को, भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरंभ किया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरंभ किया। क्या टाइम हो गया? 11:40। एक आर्टिकल और बताते हैं। कौन सा आर्टिकल है? देखिए ये कहता है, देखिए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का विकास, काय की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करना, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करना, और प्रसूति सहायता, और प्रसूति सहायता, माने जहां व्यक्ति काम करता है वहां पर उसको जो है, जब काम करने की जो स्थल होता है वहां पर पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, सही टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, तमाम जो मानवीय दशाएं होती हैं वो वहां पर होनी चाहिए। काम के उचित घंटे होने चाहिए, ये नहीं कि कई कई घंटे काम करते चले जा रहे हैं। पहले नहीं होता था, पहले जब मजदूरों को 18 घंटे काम कराया जाता था, छुट्टियां नहीं दी जाती थी। ये क्या है, आप उससे काम ले रहे हो और उनके लिए कोई मानवोचित दशाएं उनको नहीं दे रहे हो। इसके अलावा प्रसूति सहायता, स्त्रियों के जो है प्रसूति समय उनको सहायता मिलनी चाहिए, और सरकार की जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चला रही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नाम सुना है? आशा कार्यकर्ता नाम सुना है? ये सब क्या है? ये सरकार की तरफ से जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रसूति कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो ये सब कार्यक्रम जो है अनुच्छेद 42 के तहत चलाया जा रहा है। हम फिर से आपको एक मंत्र दे रहे हैं कि जितने भी सरकार के लोक सहायता के कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, बीमा योजना, स्वास्थ्य योजना, काम की रोजगार की योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता, जितने भी जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के लोक कल्याणकारी, वो सारे किसी न किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, बीमा के दौरान इनको सुरक्षा दी जाती है। कोई दुर्घटना हो गई, सरकार से जो है जनधन खाता योजना के तहत उस प्रकार के बीमा दिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कि आप एक कमाऊ सदस्य है, उसकी दुर्घटना हो गई, अपाहिज हो गया, अब कौन परिवार का ख्याल करेगा? तो उसके लिए कोई दुर्घटना की बीमा जो है सरकार की तरफ चलाई जाती है, किस्त सरकार भरती है। आप सब नॉमिनल जो है 1 या 2 रुपए आपसे लिया जाता है, बाकी किस्त सरकार भरती है, और दुर्घटना समय वो पैसा फिर आपको मिलता है ना। ये सारी बहुत सी सामाजिक योजनाएं, बीमा की बहुत सारी सामाजिक योजनाएं होती है, सरकार की तरफ चलाई जाती हैं,